Hello everyone. Let us study something about Newton's law of motion. There are three laws of motion given by Newton's. Let us learn what is first law of motion. In first law of motion, it states that if a body is at rest, it continues to be at rest. If a body is in uniform motion, it continues to be in uniform motion until and unless an external force is applied on the body. मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, सपोज ये पेन है मेरा, ये पेन रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा इसको मोशन में लाने के लिए. ऐसे ही अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से चलती जा रही है, तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन से चलती जाएगी जब तक उसके ऊपर एक फोर्स लगाकर उसको रोका नहीं जाएगा. ठीक है, तो यही मेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी बॉडी remain in its state of rest or state of uniform motion until and unless an external force is applied on it. Fine. जो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. मैं आपको इनर्शिया एक बार फिर से बताती हूँ. इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की विच टेल्स दैट कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it cannot change its state of rest by its own. अपना बॉडी अपना आप में अपने आप से अपनी बॉडी को मूव नहीं करा सकती, अपने आप से अपनी बॉडी को रेस्ट पे नहीं लेके आ सकती एंड सो ऑन. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को. अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर मोमेंटम क्या है. ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम किसे कहते हैं. फाइन, तो सबसे पहले मोमेंटम देखो. मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मतलब अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास ले लो और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो ले लो, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मेरा मोमेंटम बन जाता है. मतलब मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड. देखो, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी है ना, तो मास की जगह पे m लिख दिया, वेलोसिटी की जगह पे v लिख दिया. तो जो ये मास है इसकी जो यूनिट है वो केजी होती है और जो ये v है इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है. तो इस मोमेंटम की जो यूनिट है वो क्या हो जाती है? केजी मीटर पर सेकेंड. फाइन, तो ये मेरा मोमेंटम है. अब हम देखते हैं अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. मतलब जो हमने मोमेंटम पढ़ा है वो लीनियर ही है. तो लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब मोमेंटम टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज होगा डिपेंड करता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है. अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के अंदर ज़्यादा मोमेंटम चेंज आएगा. अगर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर कम मोमेंटम में चेंज आएगा. ठीक है, तो ये क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, रेट का मतलब है टाइम के साथ मोमेंटम किस तरीके से चेंज होगा, वो डिपेंड करता है हमारे फोर्स अप्लाइड पे. तो हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं. किसी भी चीज़ का चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं. ठीक है, तो P2 माइनस P1 होगा. फाइनल वेलोसिटी हमें पता है v होती है, इनिशियल वेलोसिटी u होती है. क्योंकि मोमेंटम मेरा मास इंटू वेलोसिटी होते हैं तो P2 मेरा m इंटू वी हो गया. P1 मेरा m इंटू यू होगा क्योंकि मास तो चेंज होता ही नहीं है. मास इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच कैन नेवर बी चेंज्ड. मास नहीं चेंज होता कभी भी. तो m आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, m इंटू वी माइनस यू हो गया. ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया हमारा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम के साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है. तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एम वी माइनस यू इन अपॉन टी. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, ये साइन होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है k. जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं ना तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है. ठीक है, मान लेते हैं वो यहाँ पे k है. तो हमारा f इज इक्वल्स टू हो गया k इंटू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. अब अगर आप देखो तो v माइनस यू अपॉन टी को मैं इस तरीके से लिखती हूँ और यही मेरा एक्सीलरेशन है क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट
टाइम हो गया। तो इसको मैंने एक्सेलरेशन लिख लिया और k को हम 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए आ जाता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स की यूनिट आपको मैंने बताई थी न्यूटन होती है, मास केजी हो गया, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसलिए मेरी जो फोर्स है न्यूटन को हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। तो यानी कि जो मेरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे बता रहा है कि कितना फोर्स लगेगा एक फॉर्मूला देके। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें पता चला था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स हो गई वहां पे कि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो मुझे सेकेंड लॉ ने दे दिया। ठीक है, तो अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एवरीडे लाइफ की एप्लीकेशंस देख लेते हैं क्या क्या होती हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। उससे पहले एक चीज, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना प्रूव कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कैसे? देखो, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मेरा जो एक्सप्रेशन होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का वो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ये भी हमने देखा है। इस टी को मैं इधर मल्टीप्लाई करती हूँ तो F इंटू टी हो गया इज इक्वल्स टू m v माइनस यू हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर उस बॉडी के ऊपर फोर्स जो है जीरो है, मतलब कोई फोर्स हम उस बॉडी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जीरो इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू हो जाएगा, या m मैंने कॉमन ले लिया तो v माइनस यू हो जाएगा। m तो जीरो हो नहीं सकता तो v माइनस यू जीरो होगा और v इज इक्वल्स टू यू आ गया। मतलब जिस वेलोसिटी से वो पहले चल रही थी अभी भी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। मतलब कि अगर एक बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। देखो ना, यहाँ पे फोर्स जीरो हो गया है, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो उसी मोशन से चलती रहेगी, उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। ठीक है, अगर हम एक फोर्स लगा देते हैं इसके ऊपर तो ये बॉडी का मोशन में चेंज आ जाता है उसका। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, हो सकता है रुक जाती, हो सकता है बढ़ जाती, कुछ भी हो सकता है। फोर्स लगाया है तो कुछ ना कुछ उसके साथ होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपने ऐसा ध्यान दिया होगा, जब एक फील्डर है, ठीक है, वो फील्डर क्या करता है, बॉल कैच करता है ना, तो अपने हाथों को पीछे लेते हुए जाते हैं। जैसे जैसे बॉल उसके पास आती है वो धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, ठीक है, बॉल को कैच करने के लिए। तो ऐसा वो क्यों करता है? While catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backward with the moving ball. ठीक है ना, इसका रीजन क्या होता है? इसको करने से, in doing so, the fielder increases the time. ठीक है, अगर वो हाथ पहले से आगे रखेगा तो बॉल जल्दी कैच कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो हाथ को पीछे लेके जाता जाएगा बॉल भी पीछे आएगी तो टाइम इंक्रीज होगा। तो टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा, विथ द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेस। टाइम जैसे जैसे बॉल पीछे आएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी वेलोसिटी कम होती जाएगी तो उसका मोमेंटम भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो जो उसका इम्पैक्ट है, किस चीज़ का इम्पैक्ट है, उस बॉल का जो इम्पैक्ट है उसके हैंड्स के ऊपर, वो क्या होगा, वो हमारा क्या कहते हैं, कम हो जाएगा। बिल्कुल जीरो तो नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ तो उसके हाथ में उसको फील होगा ही, तो इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पेपर में कभी क्वेश्चन आता है, इसे हम रीजनिंग क्वेश्चन बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, बिकॉज टाइम इंक्रीजेस एंड मोमेंटम डिक्रीजेस। ठीक है, टाइम इंक्रीज हो जाएगा और मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, एक एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में क्या है, आपने देखा होगा कि जो एक एथलेटिक होता है, जब वो जंप करता है, हाई जंप करता है, जिसके ऊपर वो कूदता है, या तो वहाँ पे बहुत सारी रेत होती है या फिर कुछ गद्दा या कोई गद्देदार कुशन लगाया होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? अगेन, ऐसा करने से क्या होगा, इट इज़ डन टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलेटिक। ठीक है, उसको रेस्ट पे आने से पहले कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप। दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस द फोर्स। उसको चोट कम लगेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी के, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है।